हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस 2025 के लिए हम अपना टीजीटी साइंस बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपके सिलेबस में मेंशन है सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रोडक्शन। आज हमारा फूड प्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आपको पता है फूड प्रोडक्शन में आपको एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझना था, फर्टिलाइजर एंड मेन्योर के बारे में समझना था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझना था। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, तो आपको पता है अगर आप साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देखो उसमें से एक ब्रांच होती है एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है, आपके जितने भी लाइफ स्टॉक्स है उनकी ब्रीडिंग करना, उनको रेज करना, यानी कि आप अपने एनिमल्स की काउ, बुफेलो, पिग्स, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट, इन सब की केयर कैसे करोगे, इनकी आपस में ब्रीडिंग कैसे कराओगे और इनसे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आती है और आपकी जो फिशरीज है वो भी किसके अंदर आती है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आती है। यानी कि हमारी जो पूरी एनिमल की ब्रीडिंग से रिलेटेड ब्रांच है वो कौन है, एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, इनकी केयर कैसे की जाएगी, इनको क्या खाना दिया जाएगा, इनकी ब्रीडिंग कैसे होगी, ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान हम किस में रखते हैं, अपनी एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांच में रखते हैं। अब हमारी जो फिशरीज है उसके अंदर क्या आता है, आप अपनी फिश को कैसे रेयर करोगे, उसको कैसे पकड़ोगे, उसको कैसे बेचोगे। ठीक है, और इसमें फिश के अलावा आपके जो मॉलस्क है, क्रस्टेशियस है, वो सब भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि बी है, सिल्क वॉर्म है, जिनसे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो हनी बी है उससे हमें हनी प्राप्त होता है, हमारा जो सिल्क वॉर्म है उससे हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, हमारे जो प्रॉन्स, क्रैब, फिश है, ये सब खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोटीन का सोर्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे बर्ड्स है वो हमें क्या देते हैं, मीट देते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच से मिलते हैं। अब इसके अंदर आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो आपको पता है डेयरी जो है वो एक तरीके का मैनेजमेंट होता है जिसमें है ना ऐसे एनिमल्स को हम मैनेज करते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो मिल्क हमें मिलने वाला, जैसे कि आप दूध पीते हो, दही खाते हो, चीज़ मिलता है, पनीर मिलता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमें किस की वजह से मिलते हैं, डेयरिंग की वजह से मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम उनके अंडे के लिए, मीट के लिए जो पालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हम किस किस को इंक्लूडेड रखते हैं, हमारा जो चिकन है, हमारी जो डक्स है, टर्की है, गीज है, इन सबको हम रेयर करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, अंडे प्राप्त करने के लिए, चिकन प्राप्त करने के लिए। और डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मेनली हम किसकी बात करते हैं, काऊ और बुफेलो की बात करते हैं मेजरली। ठीक है, अब उसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग में हमें कुछ टर्म समझने हैं। तो सबसे पहले एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है जो सेम ब्रीड के एनिमल्स है जब उनकी आपस में ब्रीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है ह्यूमंस की शादी किससे होती है, ह्यूमन से होती है। ठीक है, तो वो क्या है, इन ब्रीडिंग करने का एक तरीका है। ठीक है, वैसे ही है ना एनिमल्स के बीच में है ना, अगर सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, इसको हम क्या टर्म करते हैं, इन ब्रीडिंग टर्म करते हैं। अब इन ब्रीडिंग का मतलब होता है जब है ना मेटिंग जो है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में हो रहा है, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि 4 से 6 जनरेशन तक जिनके क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर्स है उसको हम क्या टर्म करेंगे, इन ब्रीडिंग टर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, सुपीरियर क्वालिटी का मेल लिया जाता है, सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल ली जाती है, उनकी ब्रीड आइडेंटिफाई की जाती है कि इनकी ब्रीड सेम है या नहीं है, और इनके बीच में फिर क्या कराई जाती है, मेटिंग कराई जाती है। इनका जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के जीन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो इन ब्रीडिंग है इसको हम क्यों करते हैं, जो इन ब्रीडिंग है इससे हमारी हेल्प क्या होती है, इससे हमें जो ब्रीड मिलेगी वो है ना प्योर लाइंस होगी। ठीक है, उनके बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रखी होगी। तो इन ब्रीडिंग क्या करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, प्योर लाइंस प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्योर लाइंस अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन ब्रीडिंग करनी चाहिए कि आउट ब्रीडिंग करनी चाहिए। तो आपको क्या आंसर मार्क करना है, इन ब्रीडिंग। अब जो इन ब्रीडिंग है इससे है ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आप ह्यूमंस की बात करते हो ना तो बोलते हैं कि जो उनके क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स हैं उनके
बीच में शादी नहीं कराई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, शादी क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के बीच में अवॉइड क्यों की जाती है? देखो, इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, सोचो एक फैमिली के अंदर है ना बहुत सारी डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, और दूसरी जो फैमिली है उनकी क्लोजली रिलेटेड फैमिली है उसमें भी कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है। अगर उनके बीच में मीटिंग की जाएगी तो हार्मफुल जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। ठीक है, और जो हमारी लेस डिज़ायरेबल जीन्स है वो एक्सप्रेस होती रहेगी, और जो डिज़ायरेबल जीन्स है वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। ठीक है, सोचो अब जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको ब्लड डिजीज़ भी है, उसको डायबिटीज़ भी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब कंटिन्यूड इनब्रीडिंग जब चलती रहती है तो क्या होता है, एक तो इससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, प्रोडक्टिविटी भी घटती है। ठीक है, इसको हम क्या टर्म करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन टर्म करते हैं। और इसी की वजह से क्या किया जाता है, बहुत ही दूर के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में शादी कराई जाती है। ठीक है, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना फेस की जाए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एनिमल्स के अंदर भी आती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में आउट क्रॉसिंग भी कराते हैं। इस इन ब्रीडिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आउट ब्रीडिंग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस होता है किसके बीच में, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, यानी कि एक फीमेल ली गई है एक मेल ली गई है और इनकी जो ब्रीड्स हैं वो एकदम डिफरेंट है, इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, इनके बीच में मीटिंग होगी। फिर एक नेक्स्ट टर्म होती है जो आउट ब्रीडिंग है। अब आउट ब्रीडिंग को आप समझोगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे जो है आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में आप ब्रीडिंग करा रहे हो। ठीक है, जो सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं बट उनके बीच में ना 4 से 6 जनरेशन जब आप उनकी पुरानी चेक कर रहे हो ना तो कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, यानी कि एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हुए उनके जो पूर्वज है वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अगर 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो इसको आप क्या बोलोगे, आउट क्रॉसिंग बोलोगे। अगर आप दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में मीटिंग करा रहे हो इसको आप क्रॉस ब्रीडिंग बोलोगे, और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में करा रहे हो तो आप इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। तो आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि इन ब्रीडिंग क्या होती है जब 4 से 6 जनरेशन कॉमन रहती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है जब 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। अगर आपने ब्रीड्स ही बदल दी तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, और अगर आपने स्पीसीज ही बदल दी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है आउट क्रॉसिंग। अब आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आउट क्रॉसिंग में है ना ब्रीड तो सेम रहती है, आप है ना उनकी प्रजाति नहीं बदलोगे, ब्रीड नहीं बदलोगे, लेकिन कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। यानी कि अगर आपने फीमेल के साइड पे चेक किया तो 4 से 6 जनरेशन उनका कोई रिलेशन नहीं था मेल के साथ, और मेल के उसमें चेक किया तो भी 4 से 6 जनरेशन उनका आपस में कोई लिंक नहीं था। ठीक है, तो 4 से 6 जनरेशन आप चेक करते हो वहाँ पर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, और अगर उनके बीच में आप ब्रीडिंग करा रहे हो इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। फिर जो हमारी क्रॉस ब्रीडिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं, हमने कोई सुपीरियर मेल को चूज़ किया, ठीक है, एक ब्रीड का, और सुपीरियर फीमेल चूज़ की दूसरी ब्रीड की, और उनके बीच में जो क्रॉसिंग कराई ताकि हमें क्या मिल सके, हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी मिल सके। ठीक है, वो कंबाइन हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया था, हिसारडेल जो है जो शीप की एक न्यू ब्रीड है उसको कैसे डेवलप किया गया था। ठीक है, तो बीकानेरी ईव्स को और मेरिनो रैम्स को जब आपस में क्रॉस कराया गया और उनका जो बच्चा है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हिसारडेल बोला जाता है, और ये शीप की एक न्यू ब्रीड हमें मिल गई। पंजाब में ऐसा किया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, किसका एग्जाम्पल है, ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। अब आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट स्पीसीज से हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट स्पीसीज से हैं, और इसमें क्या होगा, ये किस लिए किया जाता है, ताकि आपको डिजायरेबल फीचर्स मिल सके। ठीक है, जैसे कि खच्चर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो खच्चर होता है वो काम तो बहुत करता है, बोझा ढोने का काम करता है, पहाड़ों में बहुत आराम से अडाप्ट कर जाता है, लेकिन ये जो होता है ये स्टेराइल होता है, यानी कि ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखो जो एनिमल्स होते हैं ना उनके बीच में जब हम इंसेमिनेशन चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म पहुंच जाए। अब देखो बहुत सारी फीमेल प्रेजेंट होती है लेकिन जो मेल एनिमल्स होते हैं वो इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लोग गायें भैंसे तो बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन बुल जो होता है वो सबके पास नहीं होता है। ठीक है, तो पूरे पूरे गाँव में एक ही बुल होता है, या कभी कभी एक पूरे गाँव में कोई बुल ही नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, सोचो हमने एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बुल लिया, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छा खाना खिला रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो सीमन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम है ना फ्रीज कर देते हैं, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसको
निकाला जाता है, उस जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पर फीमेल रह रही है, और वहाँ पे उसको फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो तरीका होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अगर आप गांव के रीजन्स में देखोगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए। कभी कभी आपको बुल ही नहीं मिलेगा, जो बुल मिला वो उतना कंपैटिबल नहीं है आपकी काऊ के साथ, आपकी बुफेलो के साथ, और आपको ये तो चाहिए ना कि आपकी जो गाय भैंस है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक टर्म होती है MOET, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है बी कीपिंग। तो आपको पता है बी कीपिंग, जिसको हम एपीकल्चर भी बुलाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? हनी बी को रेयर करते हैं, उनके छत्तों को रेयर करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके? हनी प्राप्त हो सके, हनी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, उसके अलावा हनी बी के जो छत्ते होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? वैक्स मिलता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यानी कि कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, आपके जो मेकअप है उसमें इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जो पॉलिश बनती है उनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो बी के है ना बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकती है, बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। तो आपको याद रखना है एक साइंटिफिक नेम, वो है एपिस इंडिका। ठीक है, ये बी का साइंटिफिक नेम है। अब अगर आप सक्सेसफुल बी कीपिंग करना चाहते हो, यानी कि आप हनी बी को रेयर करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए? सबसे पहली बात है, आपको है ना बी का हैबिट मालूम होना चाहिए, नेचर मालूम होना चाहिए। अगर आपको मधुमक्खियों का नेचर नहीं मालूम है, उनकी हैबिट्स नहीं मालूम है, तो आप एपीकल्चर कैसे कर पाओगे? ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि अपने छत्तों को रखने के लिए, मधुमक्खी के जो छत्ते बनेंगे उनके लिए आपको कोई सूटेबल लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपके हाइव के अंदर रहने के लिए, यानी कि छत्ते के अंदर रहने के लिए जो बहुत सारी बी का आपको ग्रुप चाहिए, उनको आप किस तरीके से कैच करोगे? ठीक है, फिर आप उनकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? बीहाइव की मैनेजमेंट कैसे करोगे? बारिश के मौसम में उसको कैसे मेंटेन रखोगे? ठंड के मौसम में कैसे मेंटेन करोगे? तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आप छत्तों की मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको हनी कलेक्ट करने का मेथड मालूम होना चाहिए, उसमें से आप बी वैक्स को कैसे कलेक्ट करोगे ये आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पर आप अपने छत्ते को रखने वाले हो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे वहाँ पे फ्लावर्स होंगे, सोचो वहाँ पे सनफ्लावर था, वहाँ पर जो है आपका मस्टर्ड का प्लांट था, एप्पल के प्लांट था, पियर का प्लांट था, तो बहुत ही अच्छा अच्छा नेक्टर आपकी हनी भी सक कर रही है। अब जितना अच्छा वो नेक्टर पी रही है उतना ही अच्छी क्वालिटी का वो हनी बनाएगी, उतना ही स्वीट आपका हनी होगा, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का हनी मिलता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है अगर आप एक सक्सेसफुल बी कीपर बनना चाहते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं फिशरी। तो फिशरी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर हम सारा का सारा ध्यान देते हैं अपनी मछलियों पर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स पे, उनको आप किस तरीके से रेयर करोगे, कैसे पकड़ोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे मार्केट में बेचोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको किसके अंदर सिखाई जाती है? फिशरीज़ की ब्रांच के अंदर सिखाई जाती है। आपको पता है फिशरीज़ में पूरा का पूरा कोर्स भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास है ना, मैंने आपको बताया था फिशिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कल्चर फिशिंग, एक होता है कैप्चर फिशिंग। तो एक होता है कि जहाँ पर मछलियाँ बहुत सारी प्रेजेंट थी वहाँ पे जाके आपने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। और अगर आपने सब कुछ बेसिक से शुरू किया था, आपने खुद उनको पहले पाला, उसके बाद उनको पकड़ के बेचना शुरू किया, इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर फिशिंग बोलते हैं। अब हमारी बहुत सारी फिशेज होती है जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। ठीक है, अब फ्रेश वाटर फिशेज के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे कि कटला, रोहू और कॉमन कार्प। फिर बहुत सारी फिशेज ऐसी होती है जो मेरीन वाटर के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, जैसे कि हिल्सा, सार्डीन्स, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट। इसके बाद आती है हमारी प्लांट की ब्रीडिंग। ठीक है, तो आपको पता है प्लांट ब्रीडिंग भी जो होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लांट स्पीसीज को उनके अंदर हम मैन्युपुलेशन करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके? डिजायर्ड प्लांट क्वालिटीज़ मिल सके, किस टाइप का फ्रूट हमें चाहिए, किस टाइप की फ्लावर्स हमें चाहिए। ठीक है, ऐसी वेराइटीज़ मिल सके जिनको कल्टिवेट करना बहुत आसान हो, जो बहुत ही हाई ईल्ड देती हो और जिनके अंदर बीमारियाँ कम से कम लगती हो। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ऐसी ऐसी वेराइटीज़ को चूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या हो? क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत हाई हो, यानी कि ईल्ड बहुत हाई मिले, इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, उसके अंदर है ना कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रखे हो, जैसे कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ले पाए। यानी कि अगर मैंने अपनी क्रॉप को ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे है ना सेलिनिटी बहुत हाई है, टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, कभी बहुत ठंड पड़ने लग जाती है, कभी बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है। ठीक है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इन सारी सिचुएशन को टॉलरेट करने की अगर उस क्रॉप के अंदर
है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा वो पैथोजेंस को रेजिस्टेंस शो करे, यानी कि बहुत आसानी से उस प्लांट को वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया जो है अटैक ना कर पाते हो, उसके अंदर ऐसी जीन्स प्रेजेंट हो कि वो पैथोजेंस को रेजिस्ट कर सके, ठीक, इंसेक्ट और पेस्ट से खुद को बचाने में सक्षम हो, ठीक। ऐसी क्रॉप्स को हम ज़्यादा फेवर करते हैं। अब देखो ये जो प्लांट ब्रीडिंग है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करते हैं। तो पूरा जो एंटायर कलेक्शन होता है जिसमें आपने सारे के सारे डाइवर्स अलील को चूज किया है, जितनी भी जीन्स के अंदर जितनी भी अलील्स प्रेजेंट है उन सबको अगर आपने चूज किया है क्रॉप के अंदर जो प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लास कलेक्शन बोलते हैं। अब जब पेरेंट्स को इवेल्युएट कर लिया, उनका सिलेक्शन हो गया, तो अब आप क्या करोगे, जो अपने सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके बीच में आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, ठीक है। जब क्रॉस हो गया अब आपको बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर दिए, एक तरीके से आप समझो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर दिए। अब उन सीड्स को आप क्या करोगे, उनको टेस्ट करना शुरू करोगे कि ये इनके अंदर वो क्वालिटी है जो मुझे चाहिए थी या नहीं थी। जब आप इनको टेस्ट कर लोगे फिर आप क्या करोगे, इनको बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको मिल गए इनका प्रोडक्शन हम बहुत हाई कर दोगे और क्या करोगे, इनका कमर्शलाइजेशन करोगे। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है इनको आप मार्केट में बेचने के लिए दे देते हो। जैसे कभी कभी अगर आप खेती करते हो तो आप कभी कभी है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो उन्होंने वो किस मेथड से बनाए होते हैं, इन्हीं मेथड से उन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है। पहले वो वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करते हैं, फिर पेरेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, फिर उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फिर उन सीड्स को जो उन्हें मिले हैं उनका टेस्ट करके देखते हैं कि इनका जर्मिनेशन रेट कैसा है, किस तरीके का ये प्रोडक्शन दे पा रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है उनको वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मिड 1960s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है अराउंड 1964 के दौरान इंडिया में शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी, देखो इंडिया में ऐसा हुआ एक बार है ना, खाने की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई, यानी कि हमारा जो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन है वो इतना लो था कि हमें दूसरी कंट्रीज से गेहूं जो है वो मंगाना पड़ रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप अपने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो व्हीट एंड राइस के लिए पहले क्या किया गया, कुछ वेराइटीज डेवलप की गई। अब वो किसने की थी, नॉर्मन ई बैरलॉग ने, ठीक है। तो नॉर्मन ई बैरलॉग कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में जो फादर है वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हमारे बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो नॉर्मन ई बैरलॉग ने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो मैक्सिको में है, यहाँ पर इन्होंने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की 1963 में, ठीक है। उनको कुछ वैरायटी मिल गई जिनका नाम क्या था, सोनालिका एंड कल्याण सोना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, तो ये है ना चावल, ये है ना गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि हाइट में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं जाती है लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा देती है, ठीक है। इनके अंदर ईल्ड बहुत हाई होती है और बीमारियां नहीं लगती है, डिजीज रेजिस्टेंस है क्योंकि ये लैब में बनाई गई वैरायटी है, ठीक है। अब इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया व्हीट ग्रोइंग बेल्ट में। तो आपको पता है जो इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया, दो वैरायटी थी, एक है सोनालिका और एक है कल्याण सोना। जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक तो बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन देते थे, दूसरा इनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं लगती थी, ठीक है। यहाँ पर इतना ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हुआ कि इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया। उसको है ना बाहर से जो गेहूं चावल मंगाने पड़ रहे थे वो बंद कर दिए उसने, ठीक है। अब जैसे गेहूं की वैरायटी बनाई गई सोनालिका एंड कल्याण सोना, वैसे है ना चावल की वैरायटी भी बनाई गई। अब जो सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी है वो किससे मिलके बनाई गई, सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी है वो किससे बनाई गई, IR8 से बनाई गई, जो कहाँ पर डेवलप हुई थी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। और दूसरी वैरायटी थी ताइचुंग नेटिव 1 जो ताइवान से बनाई गई। अब इनके जो डेरिवेटिव्स है वो 1966 में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने है ना खुद की दो बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप कर ली जिनका नाम क्या था, जया और रत्ना। तो आपको याद रखना है कि सोनालिका एंड कल्याण सोना जो व्हीट की वैरायटी है और जया और रत्ना जो है वो चावल की वैरायटीज के नाम है। उसके बाद है ना शुगर केन को लेकर भी चेंज किया गया। तो सैक्रम बेरी बेरी जो है ये नॉर्थ इंडिया में उगता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर है ना शुगर बहुत कम मिलती थी, यानी कि देखो ये गन्ना है लेकिन इसके अंदर है ना शुगर कंटेंट जो है वो कमजोर था और इसकी जो ईल्ड है वो भी कमजोर थी। उसके बाद है ना
एक ट्रॉपिकल केन है जो कहाँ पर उगता है, साउथ इंडिया में उगता है, जिसका नाम है सैक्रम ऑफिसिनेरम। अब इसकी जो स्टेम है वो बहुत थिक थी और इसके अंदर है ना शुगर कंटेंट भी बहुत हाई था, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में उगने के लायक नहीं था, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता था। इसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए थी वो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट नहीं था। तो क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराने के बाद हमें क्या मिल गया, डिजायरेबल क्वालिटी मिल गई, यानी कि अब हमें क्या मिलने लगी, हाई ईल्ड मिलने लगी, स्टेम जो है वो भी थिक हो गई, इसके अंदर जो शुगर की क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई, और ये शुगर केन जो है इस कैपेबल भी हो गया कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मिलेट्स। ठीक है, तो मिलेट्स के अंदर कौन आते हैं, आपके जो हाइब्रिड मेज है, ज्वार है, बाजरा है, इनको भी इंडिया में डेवलप किया गया। ठीक है, आजकल हम मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि मिलेट जो है उसको क्या माना जा रहा है, सुपर फूड माना जा रहा है। प्लस इनको है ना बहुत ही कम केयर के साथ, बहुत ही कम पानी के साथ ग्रो करना बहुत आसान होता है। ठीक है, राजस्थान में भी उग जाते हैं बहुत आराम से ज्वार बाजरा। उसके बाद आता है प्लांट डिजीज का टॉपिक। तो आपको पता है जैसे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, वैसे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है जो फंजाई की वजह से होती है, जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, फिर बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारी है जैसे कि ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, वायरस से कि टोबैको मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक। तो आपसे ना एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फंजाई की वजह से होती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसका हम है ना इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक वेरिएशन करने के लिए, चेंज करने के लिए। हम अपने सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो आपको है ना प्लांट की कोई जीन मिल गई, अब उसके अंदर आप है ना कोई चेंज करना चाहते हो, कोई न्यू कैरेक्टर जो है वो ऐड करना चाहते हो। ठीक है, अब वो आप उसके अंदर कैसे ऐड करोगे, वो जीन उसके अंदर किस तरीके से इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन करते हैं। आर्टिफिशियल म्यूटेशन का मतलब होता है आप इसको केमिकल से ट्रीट करोगे, रेडिएशन से ट्रीट कर दोगे। ठीक है, और आप क्या कर दोगे, वो डिजायरेबल कैरेक्टर जो आपने सोचा था ना, अब वो उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। स्पेशली जब हम प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज को डेवलप करते हैं ना, तो इस टेक्निक का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ ना कि आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आना अच्छी बात है क्या, तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज, एकदम से किया गया चेंज जो है ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब ह्यूमंस के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर है ना हम सोच समझ के कर रहे हैं, हम जो जीन इंसर्ट कर रहे हैं ना उसको हमने पहले टेस्ट किया हुआ है, हमें पता है कि इससे ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, हम उसकी बाकी की जो वेराइटी है वो डेवलप ही नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं उसको हम खत्म कर देंगे अगर हमें लगेगा कि नहीं, वो नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। ठीक है, जैसे कि मूंग बीन का एक प्लांट है, इसको क्या किया गया, म्यूटेशन के मेथड से इसमें क्या किया गया, इसमें है ना बहुत सारी बीमारियां लगती थी, जैसे कि येलो मोज़ैक वायरस इसको बहुत आराम से अटैक कर देता था, पाउडरी मिल्ट्यू इसको बहुत ज़्यादा आराम से अटैक कर देता था। तो क्या किया गया, इसको है ना अब म्यूटेशन के मेथड से इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि अब ये दोनों के दोनों इसको अटैक नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपने मूंग बीन की म्यूटेशन वाली वैरायटी लगाई तो आपको है ना तो येलो मोज़ैक वायरस परेशान करेगा, ना पाउडरी मिल्ट्यू वाली प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। ठीक है, आपका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो आराम से होता रहेगा। उसके अलावा जो भिंडी है उसके अंदर भी है ना येलो मोज़ैक वायरस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया गया और एक नई वैरायटी हमें मिली जिसको हम क्या बोलते हैं, परभानी क्रांति बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि परभानी क्रांति जो है वो किसकी वैरायटी है, तो भिंडी की वैरायटी है। इसके अंदर स्पेशल क्या है, तो स्पेशल ये है कि इस पर है ना येलो मोज़ैक वायरस जो है वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है जो इस येलो मोज़ैक वायरस को अटैक नहीं करने देती है। ठीक है, फिर आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर प्लांट रेजिस्टेंस। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का मेथड जब हम रेजिस्टेंस के लिए वो करते हैं, तो आपको पता है दुनिया में ना बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं, हम उनको खाना तो दे पा रहे हैं लेकिन फिर भी हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। यानी कि लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, विटामिन प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या डील कर रहे हैं, हमारा जो खाना है उसके अंदर प्रोटीन्स उतने हाई नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने हाई नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर है ना बहुत सारी डेफिशिएंसीज रहती हैं। अब लोग इतने ज़्यादा रिच भी नहीं होते, सारे लोग रिच नहीं होते ना कि वो फ्रूट वेजिटेबल लेग्यूम मीट ये सब खा सके। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो तो बहुत गरीब होते हैं, वो तो दाल रोटी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया है, ऐसी प्लांट की वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हाई होंगी। यानी कि हम ऐसी कैरेट्स बना रहे हैं जिसके अंदर विटामिन ए का लेवल बहुत हाई होगा, हम ऐसे राइस बना रहे हैं जिनके अंदर जो है
आपको आयरन मिलेगा। हम ऐसी वेराइटीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर आपको आयोडीन, जिंक जो है वो पहले से प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कम से कम बीमारियां आपको अटैक करेंगी, आपका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होगा और आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ घटती जा रही हैं वो भी इंक्रीज होंगी जब आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खाओगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है जब आप ऐसी क्रॉप्स को ब्रीड कर रहे हो जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होगा, हायर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, हेल्दियर फैट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि हम अपनी पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। यानी कि जब हम ऐसे प्लांट्स को ब्रीड कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स हम लैब में डेवलप कर रहे हैं जिनके अंदर जब उनको किसान लगाएगा तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले से प्रेजेंट होंगे। लोग जब उसको खाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैंने गाजर तो खाई थी लेकिन फिर भी मुझे उतना विटामिन ए नहीं मिला, अब मुझे विटामिन ए सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करते हो अपनी क्रॉप्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, विटामिन कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोचिए पहले आपके पास है ना कोई दाल थी, उसके अंदर दाल तो आप खा रहे थे लेकिन उसके अंदर से आपको उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा था, तो अब पहले से हम जब उस दाल को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो डालेंगे ताकि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाए जब आप उसको खाएं, आपको अलग से और सोर्सेज ना ढूंढने पड़े। इसको हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब 2000 में क्या किया गया, मेज की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई जिसके अंदर है ना अमाइनो एसिड। आपको पता है हमारी बॉडी के लिए अमाइनो एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना दुगना अमाइनो एसिड आपको मिलेगा, यानी कि लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। जो पुराने मेज हाइब्रिड हमारे पास थे उनके अंदर जितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे उनसे 2 गुना इनके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, अब वीट की एक वैरायटी डेवलप की गई जिसको हम बोलते हैं एटलस 66, जिसके अंदर है ना प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। ठीक है, और उसके अलावा हमने ऐसी राइस की वैरायटी भी डेवलप की है जिसके अंदर है ना आयरन का लेवल बहुत हाई है, यानी कि पहले वाली जो राइस थे जिसके अंदर जितना आयरन था उससे 5 गुना ज़्यादा आयरन आपको इस वाली वैरायटी को खाने से मिलेगा। तो ये सब काम इंडिया में कौन करता है, तो आपने है ना बहुत बार इस इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। ठीक है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआर की जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, लेकिन इनकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस है। इवन इनकी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ रन करती हैं एग्रीकल्चर में, पूरा का पूरा आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो इनका जो पूरा का पूरा फोकस रहता है वो किस बात पे रहता है, बायो फोर्टिफिकेशन पे रहता है, ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करने पे रहता है जिससे हमारे किसानों की वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। ठीक है, तो ये ऐसी वेराइटीज़ रिलीज़ करते हैं बहुत सारी जिनके अंदर विटामिन एंड मिनरल का लेवल बहुत हाई हो। ठीक है, ऐसी गाजर बना रहे हैं जिनके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे स्पिनच और पंपकिन बना रहे हैं जिनके अंदर विटामिन सी बहुत हाई हो, ऐसा बिटर गोर्ड और बथुआ इन्होंने रिलीज़ किया है जिनके अंदर विटामिन सी हाई हो, आयरन और कैल्शियम का लेवल हाई हो। ठीक है, प्रोटीन इन रिच बीन्स को ये रिलीज़ कर रहे हैं। फिर होता है, आपसे पूछा जाता है एससीपी क्या होता है, तो एससीपी का पहले आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो आपको पता है हमारे लिए है ना, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसको प्रोटीन चाहिए क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो है उनको इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया जा रहा है ताकि आपको क्या प्राप्त हो सके, प्रोटीन प्राप्त हो सके। तो माइक्रोब्स जैसे कि स्पिरुलिना, ठीक है, जिसको है ना बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। जैसे कि सोचो किसी जगह पे है ना चिप्स बनते हैं, पोटैटो के चिप्स बनते हैं, वहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर रिलीज हुआ, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट है, स्ट्रॉ प्रेजेंट है, और आपका जो गन्ने का शुगर वाला जो प्लांट होता है जहाँ पर गन्ने को प्रोसेस किया जाता है, वहाँ से जो मोलासिस आपको मिलता है, एनिमल का जो मेन्योर है, उन सब के ऊपर भी आप क्या ग्रो कर सकते हैं, स्पिरुलिना को ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, स्ट्रो है, मोलासिस है, एनिमल मेन्योर है, ये सब किस में बहुत हाई है, ये प्रोटीन में हाई है, मिनरल में हाई है, फैट में हाई है, कार्बोहाइड्रेट में हाई है। इन सब के ऊपर हम क्या ग्रो कर सकते हैं, स्पिरुलिना ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि देखो ये पानी पूरा का पूरा वेस्ट ही तो जाता, लेकिन अब इसको हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस पर हम अपने माइक्रोब को ग्रो कर सके। ये जो मोलासिस थे ये भी तो सब वेस्ट जाता ना, लेकिन इसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोस्टली जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो हमें किससे मिलता है, स्पिरुलिना से मिलता है, और मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, मेजरली आपको स्पिरुलिना याद रखना है।
फिर आता है टिश्यू कल्चर, हम किसको कहते हैं, ठीक। तो टिश्यू कल्चर एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, सेल, टिश्यू और ऑर्गन को आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं, किसी लैब के अंदर, किसी स्टेराइल सिचुएशन के अंदर, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर आप ग्रो कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हो, ठीक है। अब इससे है ना पूरा का पूरा प्लांट भी जो है वो रीजनरेट कर सकते हो उसके एक्सप्लांट से। एक्सप्लांट्स का मतलब होता है जो भी पार्ट आपने प्लांट से लिया है, जिसको आप टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, ग्रो करोगे स्टेराइल कंडीशन के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरा का पूरा प्लांट उससे ग्रो हो सकता है। और ये जो कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी एक टिश्यू के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है, तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो आपको पता है जब आप अपनी मदर की बॉडी से बाहर आते हो तो अम्बाइकल कॉर्ड को डॉक्टर कट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इसको प्रिजर्व कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। स्टेम सेल्स के अंदर भी क्या पावर होती है, टोटीपोटेंसी की पावर होती है, यानी कि बाद में आपको कभी लिवर की जरूरत पड़ गई तो उस लिवर को हम रीजनरेट कर सकते हैं आपके अम्बाइकल कॉर्ड की मदद से। क्यों, क्योंकि अम्बाइकल कॉर्ड की जो सेल्स है उनके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, और स्टेम सेल्स के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी होती है। स्पेशली ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा हाई होती है, टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी है ना, प्लांट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, एनिमल्स के अंदर थोड़ी कम होती है। अब जो हमें प्लांट्स को मैंने बताया लैब के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसे कुछ न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना। मोस्टली हम उसे सॉइल में ग्रो करते हैं, तो सॉइल के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, फिर हम उसे पानी देते हैं, ठीक है, धूप मिल रही होती है, तो सब कुछ उसे वहाँ तो मिल रहा होता है। अब मुझे सब कुछ लैब में करना है, तो अब टिश्यू कल्चर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम मैं बनाऊंगी तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले उसके अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होगा, कार्बन सोर्स है ये, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डालूंगी, विटामिन डालूंगी, अमाइनो एसिड डालूंगी, ग्रोथ रेगुलेटर डालूंगी। तो आपको पता है ग्रोथ रेगुलेटर हम किसको बोलते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो प्लांट मैंने लिया था, जो टिश्यू मैंने लिया था, उसके अंदर मैं रूट चाहती हूँ कि अब उसके अंदर जड़ें आनी शुरू हो जाए, तो मैं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर शूट डेवलप हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगी। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर आप में से कोई बॉटनी से है, ठीक है, तो आपने है ना ये टिश्यू कल्चर शायद किया भी होगा, अगर आपने आपके कॉलेज में कराया गया होगा। क्या होता है, आपको है ना न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आप पार्ट डाल देते हो, थोड़े दिन वो पहले ग्रो करता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, कैलस बोलते हैं। फिर जब हम कैलस को इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन हम डालते हैं, तो थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि रूट एंड शूट जो है वो आने लग जाते हैं, जैसे कि आप इस पहली टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। अब माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, जहाँ पर है ना प्लांट्स को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में है ना बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हमें मिल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर की मेथड से। अगर हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। फिर सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, तो ये जो सोमा क्लोन्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सोचो मेरे पास एक रोज का प्लांट था, उसके मैंने कुछ सेल ले लिए थे और उसको मैंने लैब में जाके ग्रो किया, ठीक है। तो अब जो मेरा वहाँ पर लैब में मुझे बहुत सारे रोज़ के प्लांट मिले ना, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगे उस रोज़ के प्लांट से जो मेरे घर पे प्रेजेंट था। इनको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट प्लांट से, कोई वेरिएशन इनके अंदर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मोस्टली जब हम ऐसा करते हैं, मैं चाहती हूँ कि लैब में मैं टिश्यू कल्चर करूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत किसकी पड़ती है, टिश्यू कल्चर के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उसको बोलते हैं जो मेरिस्टीम में प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर है ना डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो टिश्यू डिवाइड करने की कैपेसिटी इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। प्लस हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि मोस्टली हम मानते हैं कि ये जो पार्ट है ना ये वायरस से फ्री है, इस पर अभी किसी पैथोजन ने अटैक नहीं किया था, ठीक है। तो लैब में काम करना आसान होगा। सोचो आपने है ना ऐसा टिश्यू उठा लिया जिसके अंदर है ना बहुत सारी बीमारियां थी, तो आपकी लैब के अंदर भी ना सब कंटामिनेट हो जाता है, सब खराब हो जाता है, कभी कभी है ना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है लैब के अंदर, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट थे जो पार्ट आपने चूज किया था। फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है आपने जो दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स लिए, ठीक है, उनके अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है जो आपको चाहिए। सोचो मुझे रोज जैसा बड़ा फ्लावर चाहिए और मुझे जैस्मिन जैसी फ्रेग्रेंस चाहिए। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश की। तो मैं क्या करूंगी, इन डिफरेंट प्लांट्स की वेराइटीज जो मेरे पास है इनके प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर लूंगी, ठीक है, और इनको आपस में है ना मैं फ्यूज करा दूंगी, ठीक है। और जब मैं आपस में इनको फ्यूज करा दूंगी, अगर मैंने इनका सक्सेसफुल हाइब्रिड बना लिया, तो अब मेरा जो फ्लावर होगा वो देखने में रोज जैसा होगा और उसके अंदर से जैस्मिन जैसी स्मेल आएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जहां पर आप दो डिफरेंट
वैरायटी के जो आपने प्लांट लिए उनके प्रोटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज कराते हो और आपको हाइब्रिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर हम कैसे करते हैं। सोचो ये मेरे पास एक रोज का प्लांट है मेरे घर पे, जिसका पास इसकी जो एपिकल और टर्मिनल बड है, यहाँ से मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर लूंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो प्लांट टिश्यू मुझे मिला जिसको मैं एक्सप्लांट बोल रही हूँ, इसको मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ये है ना अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बन जाएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैलस बुलाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन डाल दूंगी, तो रूट एंड शूट जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे और थोड़े दिन के बाद मेरे को एक कंप्लीट प्लांट मिल जाएगा। इसको मैं अब ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ नर्सरी में, जहाँ भी मैं इसे लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा टिश्यू कल्चर। अब इस चैप्टर के अंदर है ना बहुत सारी वेराइटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, उनका ये टेबल है तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीट की एक वेराइटी है जिसका नाम है हिमगिरी, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिजीज रेजिस्टेंस देखने को मिलता है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से, बंड से। ठीक है, फिर एक ब्रासिका की वेराइटी है जिसका नाम है पूसा स्वर्णिम, जिसको हम करण राई भी बुलाते हैं, इसमें वाइट रस्ट की बीमारी नहीं लग सकती। फिर है कॉलीफ्लावर जिसका नाम है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, इसके अंदर ब्लैक रोट और कल ब्लाइट रोट नहीं लग सकता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछा जाएगा पूसा कोमल जो है वो किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, ब्रासिका की वैरायटी है, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, काउपी की वैरायटी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काउपी की वैरायटी है। फिर जैसे पूछा जाएगा पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है, तो ये चिली की वैरायटी है, जिसके अंदर चिली मोज़ैक वायरस अटैक नहीं कर सकता, टोबैको मोज़ैक वायरस अटैक नहीं कर सकता, लीफ कल नहीं हो सकता। फिर एक ब्रासिका की वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव, इसके अंदर एफिड्स नहीं लगेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आपके प्लांट पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो एफिड से बचाता है ये आपके प्लांट को। फिर होता है फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 इसका नाम है, इसके अंदर एफिड्स नहीं लगेंगे, फ्रूट बोरर नहीं लगेंगे। फिर ओकरा भिंडी की वैरायटी है पूसा सावनी एंड पूसा A4, इनके अंदर शूट एंड फ्रूट बोरर जो है वो अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट कहाँ पर है, मैक्सिको में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फिलीपींस में है। सेमी ड्वार्फ व्हीट की वैरायटी के नाम क्या है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी के नाम क्या है, जया और रत्ना, जिन्हें इंडिया ने डेवलप किया। शुगर केन जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो सकता है, सैक्रम बेरीबेरी। शुगर केन जो साउथ इंडिया में ग्रो होता था, सैक्रम ऑफिसिनियरम, उसके बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया गया। ठीक है, प्रमानी क्रांति भिंडी की एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर येलो मोज़ैक वायरस जो है वो अटैक नहीं कर सकता। एटलस 66 वीट की एक वैरायटी है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1966 से लेकर 1968 का पीरियड था। ठीक है, MOET की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल कौन है, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। मेरीन फिशेस के एग्जांपल क्या है, हिल्सा, सार्डीन, मैक्रल, पॉम्फ्रेट। SCP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, जिसके अंदर आप स्पिरुलिना जो एक साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, मिथाइलोट्रोपस जो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, फ्यूसेरियम अगैरिकस जो फंजाई है, इन सबको हम सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त करने के लिए ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की खोज किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने की थी। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूग एंड मिलर ने की थी और उन्होंने क्या कहा था कि इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, सुक्रोज प्रोवाइड करना है, विटामिन, मिनरल्स, एगोरोज जेल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन जो है वो शूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।